नमस्ते छात्रों एंड व्यूअर्स। इस वीडियो सेशन में SCERT 9th क्लास जियोग्राफी पहला चैप्टर स्थिति एवं विस्तार, जो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले परिचय को देख लेते हैं। भारत विश्व के सबसे प्राचीन और सभ्य और सुसंस्कृति देश में से एक है और प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव दूर दूर के देशों तक फैला है। यानी भारत जो है एक प्राचीन और एक सभ्य और सुसंस्कृतिक देश माना जाता है। इस सभ्य का मतलब है कि हमारे देश के लोग बहुत ही सभ्य हुआ करते थे। खैर अभी कुछ लोग की वजह से अपना भारत बदनाम है कि हमारा देश सांस्कृतिक और सभ्यता वाला देश था, दूसरे देश के तरह यानी कि सभ्यताहीन नहीं था। तो इसीलिए भारत से दूसरा देश सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, सभ्यता से लेके, संस्कृति से लेके, ये सभी चीजें। तो हमारे देश का सभ्यता संस्कृति बहुत बेहतरीन था। प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता जो था और संस्कृति जो बहुत ही बेहतरीन था। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी भारत में ही विकसित हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता भी प्राचीन भारत की ही महान सभ्यता में से एक थी। यानी विश्व का सबसे पहला गणतंत्र जो बना है, गणतंत्र का मतलब होता है कि जैसे कोई अगर राजा किसी देश में या रानी जो शासन करता है वो अपना मर्जी से सरकार ना चलाता हो, गद्दी पे ना बैठा हो, यानी जनता के द्वारा मतलब चुना गया सरकार हो मतलब शासन में, तो वैसा शासन को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। तो हमारा देश यानी पूरी दुनिया में सबसे पहले हमारे देश के एक जगह था लिच्छवी यानी कि गणराज्य, जगह हम लोग कह सकते हैं कि 16 महाजन पद में से एक लिच्छवी नाम के गणराज्य था। ठीक है, ये 12th का टॉपिक है, आप लोग ये चीज 12th में आप अच्छे से पढ़ेंगे 16 महाजन पद के बारे में, जिसमें लिच्छवी गणराज्य जिसका राजधानी था वैशाली। और सिंधु सभ्यता भी यानी प्राचीन भारत की एक महान सभ्यता में से एक मानी जाती है। भारत का पहचान सिंधु सभ्यता से होता है। ठीक है, उसके बाद भारत एक प्राचीन देश है, इससे होता है। सभ्य देश है, सुसंस्कृतिक देश है, इससे होता है। सबसे पहला गणतंत्र लिच्छवी हमारे भारत में ही बना, जो हमारे इसका भी पहचान भारत से होता है। और वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो ऐसा शासन को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारा देश अभी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और गणतंत्र भी है, यानी कि सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। गणतंत्र का मतलब हो गया कि जनता के द्वारा वही शासन, यानी जनता के द्वारा चुना गया शासन। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे एक महासागर भी है, जिसका नाम है हिंद महासागर। यानी हिंदुस्तान में से हिंद निकाल करके और इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम पर कोई सागर का नाम हो। अपने भारत के पास में ही हिंद महासागर मतलब एक बहुत बड़ा सागर था, तो उसको हिंद महासागर भारत के नाम पर ही रखा गया था। तो ये चीज है, ये भी एक पहचान बनाता है। तो हिंद महासागर जो है भारत के नाम पर ही पड़ा है, हिंद महासागर। और प्राचीन समय में भारत न ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र था, इसीलिए इसे जगत गुरु भी कहा जाता है भारत को। यानी ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म जैसे चीज में भारत इसका प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ पे ज्ञान जैसा चीज, विज्ञान जैसा चीज, अध्यात्म का मतलब है कि धार्मिक विचारधारा जो था वो बहुत अच्छे थे। तो यानी सभी चीजें ना हमारे भारत में उस समय इतना अच्छा था कि इसको भारत यानी भारत को पूरे दुनिया लेवल पे जगत गुरु कहा जाता था। और भारत के वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पंचतंत्र का ज्ञान, उनकी शिक्षाएं और उन यानी अनेकों देशों तक यानी पहुंचा है। भारत की पहचान एक और है जो भगवान बुद्ध से भी है और जिनके उपदेश एशिया के विभिन्न देशों में फैले हैं। और बौद्ध धर्म ने शांति, अहिंसा, करुणा, सत्य और मैत्री और मानवता का संदेश दिया है। तो इससे भारत का पहचान एक और हो जाता है, यानी कि महात्मा बुद्ध से। ठीक है, और भारत ने गणित में अंकों और दशमलव प्रणाली का ज्ञान विश्व को दिया, जो अरब देशों से होते हुए, ठीक है, अरब देश के यानी कि माध्यम से होते हुए कहां तक पहुंचा है, यूरोप तक पहुंचा है। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेज का देश है वहां तक पहुंचा है, अंग्रेजी लोग जहां रहते हैं। यानी हमारे देश ने गणित में क्या दिए हैं, तो अंक दिए हैं। ठीक है, दशमलव प्रणाली हमारे देश दिए हैं। तो ये अंक और दशमलव प्रणाली जैसे चीज पूरे दुनिया को ये भारत दिया है। और कहां से होते हुए कहां तक गया है, तो अरब से यानी अरब देशों के माध्यम से होते हुए यूरोप तक ये चीज पहुंचा है। और हमारे देश में विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, ये इतना प्रसिद्ध था
और शिक्षा व्यवस्था यहाँ का इतना ठीक था कि देश दुनिया के यहाँ पे लोग आकर के पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो प्राचीन समय में ये सब विश्वविद्यालय था, आज के समय में ये विश्वविद्यालय नहीं है। खैर वर्तमान समय में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्स्थापित किया गया है, पर जो मतलब कि प्राचीन समय में जो जितना मतलब विद्वान टीचर सब थे, तो वैसा व्यवस्था तो खैर आज के समय में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ना, नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालय में तिब्बत से लोग पढ़ने आते थे, चीन से आते थे, जापान से आते थे। ठीक है, और इसके अलावा और अन्य देशों से विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। और भारत से गरम मसाले, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ठीक है, यानी ये सभी वस्त्र यानी स्थलीय मार्ग और समुद्री मार्गों द्वारा अनेक देशों में भेजे जाते थे। स्थलीय मार्ग का मतलब हो गया यानी कि जो सड़क वाला रास्ता होता है, अगर स्थलीय मार्ग कहते हैं, तो सड़क से भी और समुद्री मार्ग से भी पूरा दुनिया के देश में यानी इसको भेजा जाता था, जिससे व्यापार होता था। ठीक है, तो यानी भारत हर मामला में मतलब पीछे नहीं था उस समय में, शिक्षा से लेकर के ज्ञान विज्ञान से लेकर के हर चीज में आगे था। और मतलब कि वस्तु के निर्माण करके भी मतलब कि पूरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट करता था। तो ये चीज है। इस प्रकार भारत के भूगोल और संस्कृति, शिक्षा और व्यापार, यानी ये सभी चीज को देखा जाए, भूगोल, संस्कृति, शिक्षा और व्यापार, तो ये विश्व के इतिहास के निर्माण में और इसके विकास में ना महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि अपना निभाता है, यानी महत्वपूर्ण योगदान यानी भारत का है। तो ये चीज है। यानी कि अगर हम प्राचीन समय की बात किया जाए, तो प्राचीन समय में हम लोग इतना मजबूत थे हर एक चीज में, यानी शिक्षा से लेके, संस्कृति से लेके, व्यापार से लेके, भौगोलिक मतलब चीजें में मतलब बहुत मजबूत थे। जैसे आज के जमाना में अमेरिका जो है मतलब बहुत ही समृद्ध देश माना जाता है, या हर चीज में आगे है वो, उसी प्रकार से हमारा भारत भी उस समय में मतलब कि सभी चीज में आगे था। और पढ़ने लिखने के लिए लोग भारत से आज के समय में बच्चा बाहर जाते हैं, उस समय में दूसरे देश के स्टूडेंट्स जो थे यानी विद्यार्थी लोग, वो अपना भारत में पढ़ने आते थे। अगर हम अभी के जमाना के अनुसार अगर बात किया जाए, तो अमेरिका वाला हम लोग का हमेशा आंख देखते रहता है और वो बोलता है कि तू क्या है बे। लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत अगर जैसे पहले स्थिति यानी प्राचीन समय में जैसे स्थिति था भारत का, अगर अभी ऐसा स्थिति रहता, तो हम अमेरिका वाला को आज कहते कि तू क्या है बे। ये चीज है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, स्थिति, यानी भारत कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी स्थिति का मतलब होता है कि भारत इस दुनिया में कहां पर स्थित है, यानी भारत कहां पर है पूरे दुनिया ग्लोब के नक्शा में। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। यानी भारत भौगोलिक स्थिति में किस गोलार्ध में है? दो गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यानी जो यहाँ विश्व को नक्शा इसमें हम दिए हैं, और इसका मुख्य भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट यानी उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट यानी पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यानी हमारे भारत को जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति पूरे दुनिया के ग्लोब में, ये किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और इसका मुख्य भूभाग, भूभाग का मतलब भूमि कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए अक्षांश रेखा जो होता है, यानी ये वाला जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये जो रेखा है, ये जो नीचे वाला रेखा है जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं नियामक ज्यामिति में, ये रेखा नीचे वाला सूता हुआ वाला रेखा, ये सभी अक्षांशीय रेखा है। जो खारा वाला रेखा है वो देशांतर रेखा है। तो यहाँ 0 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा है इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको जो यहाँ तीर देके आपको समझा रहे हैं, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा ये 0 डिग्री वाला। अब इस 0 डिग्री से देखिए भारत थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, इसका मतलब है कि हमारा भूभाग स्टार्ट होता है यहाँ सबसे दक्षिणी भाग भारत का जो है कन्याकुमारी जो जगह है इधर, तो यहां से स्टार्ट होता है भारत। ठीक है, तो यहां जो है कितना डिग्री पे यानी ये भारत है पूरे ग्लोब में, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश। इसलिए बोला जाता है कि हमारा भारत जो है ग्लोब में यानी उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए। यानी तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी 37 डिग्री ऊपर है जम्मू कश्मीर, यानी ऊपर भारत के जो माथा है यहां पे है 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे है भारत के यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। ये चीज है। अगर हम लोग सबसे पूर्वी बिंदु को देखेंगे, तो यहाँ पे पूर्वी बिंदु, तो यहां पर जो है 97 डिग्री। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा, देशांतर अक्षांशीय कहलाएगा
ये वाला ऊपर वाला यानी कि उत्तरी भारत और नीचे दक्षिणी भारत। आज जब ये पूर्वी पश्चिमी में बात करेंगे तो वो देशांतर रेखा कहलाएगा। तो ये और 97 डिग्री होगा पूरब में, 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर पश्चिम में जो गुजरात बगल जो है पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट जो होगा भूभाग का, ये होगा आपका कितना, यानी 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये चीज है। देखिए इसमें जो भी डिग्री में बात है, ठीक है, डिग्री तो आपको समझ में आता है कि हाँ यहां से 0 डिग्री रेखा जब स्टार्ट होता है देशांतर के लिए 0 डिग्री यहां पर है, और अक्षांश के लिए यहां पे 0 डिग्री विषुवत रेखा से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे मिनट वाला जो बात आपको समझ में ना आता होगा, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है, ये मिनट वाला जो है आगे इसमें देशांतर और अक्षांशीय रेखा और देशांतीय रेखा पे अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो उसमें ये बेहतरीन ढंग से उसमें आपको समझाया जाएगा कि ये मिनट क्यों होता है, ठीक है। लेकिन आप अभी इतना याद रखिए कि हमारे भारत का स्थिति पूरे दुनिया में कहां है। तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, फिर उत्तरी अक्षांश जम्मू कश्मीर बगल, ठीक है, भारत का जो सर कहेंगे, माथा कहेंगे, उधर है 37 डिग्री 6 मिनट, और भारत के सबसे पूर्वी दिशा में कहेंगे जो पूर्वी देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिमी जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये सब बात आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहां से निकल के आता है आपका। आगे हम लोग देखेंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत के पास जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इस समुद्र में है, बंगाल के खाड़ी के तरफ, यानी कि बंगाल के खाड़ी में जो जगह है छोटा छोटा, आगे के नक्शा में हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडमान निकोबार, ये छोटा छोटा द्वीप दिख रहा है आपको। तो इसमें सबसे लास्ट यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट आपको कहीं पे दिख रहा है, सबसे कोना में देखिए यहाँ पे। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट जो दिख रहा है यहीं पे है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना वो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन ये जलमग्न हो चुका है 2004 के जब मतलब कि समुद्र में जब सुनामी आया था 2004 में, तो उसके बाद ये जगह जो है जलमग्न हो चुका है। तो इसीलिए अब जो माना जाता है वो कन्याकुमारी को सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, ठीक है। लेकिन था में बात किया जाएगा कि सबसे मतलब पहले कौन था, यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो कन्याकुमारी है जो 6 डिग्री 4 मिनट पे है। 6 डिग्री इसका स्थिति कहां पे है, यानी स्थित कहां पे है, तो 6 डिग्री 4 मिनट पे, जो नीचे आप देखिए कॉर्नर में नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिखा हुआ है उसके नीचे। तो हमारा भारत का क्षेत्र यहां तक है। कुछ कुछ जो हमारे समुद्र के आसपास में जो एक आध गो द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप इधर का रियल है, यहाँ पे लक्षद्वीप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी छोटा बूंदा बूंदा करके द्वीप समूह है, छोटा सा। देखिए बूंदा आपको दिख रहा है ना इस नक्शा में, लेकिन इस वास्तव में इस पे एक जिला और एक गांव बस सकता है, इतना बड़ा ये सब जगह है। तो ये चीज है। तो पीछे हम लोग चलते हैं। देखिए तो इंदिरा पॉइंट आपको हमको दिखा दिए आपको कि कहां पे है, अंडमान निकोबार में। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये था, अब ये जलमग्न हो चुका है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, ठीक है। जो 2000 के सुनामी में ये जलमग्न हो गया, यानी अब ये जल में समा चुका है। और इंदिरा पॉइंट कितना डिग्री पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, और ये विषुवत रेखा से लगभग इंदिरा पॉइंट जो है, तो विषुवत रेखा देखिए यहाँ पे जो लाल कलर से यहाँ पे दर्शाया गया है 0 डिग्री पे जो है ग्लोब पे, आप देखिए इसको गौर से। तो ये विषुवत रेखा से अपना जो इंदिरा पॉइंट जो था ये 650 किलोमीटर बस मतलब इसका दूरी था विषुवत रेखा से, ठीक है, यानी स्थित था। और तथा इसके निकट ही, यानी इसी इंदिरा पॉइंट के निकट ही इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप भी स्थित है। जैसे अपना भारत का द्वीप कैसे है अंडमान निकोबार, उसी प्रकार से इंडोनेशिया का एक सुमात्रा नाम के द्वीप जो है इसी के पास में मतलब स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। तो देखिए कर्क रेखा जो है हमारे भारत के ना बीचों बीच वाला भाग से जाता है कर्क रेखा, यहां, यानी ये हम लाइन आपको दिखा रहे हैं, आप यहां पे गौर से देखिएगा, ऐसे बीचों बीच, यानी गुजरात से शुरू होता है जो 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यानी हम कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। आपको आगे वाला नक्शा में आपको ये समझ में आएगा। यहां पे देखिए ये जो डॉट डॉट में लाइन पारा गया है यही है कर्क रेखा, ये वाला कर्क रेखा है, ये ठीक है, कर्क रेखा ये है जो कर्क रेखा यानी हमारे भारत के एकदम बीचों बीच से यानी कि गुजरता है, ठीक है, मतलब मध्य कह सकते हैं, भारत के यानी मध्य से गुजरता है। तो ये चीज है। तो यहां पे हम लोग कर्क रेखा के देख लिए हैं कि कितना डिग्री है,
23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश। उत्तर अक्षांश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितना भी आप एक अक्ष वाला रेखा देख रहे हैं, यानी खड़ा वाला नहीं, ये सुतल वाला रेखा जो देख रहे हैं एक अक्ष वाला, वो सारा अक्षांशीय रेखा कहलाता है। इसीलिए कर्क रेखा को भी एक उत्तर अक्षांशीय माना जाएगा। और कितना डिग्री पे है ये झुका हुआ, तो ये है 23 डिग्री 30 मिनट पे, ठीक है। और ये गुजरात से शुरू होकर के त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम होगा, यानी ऐसे होकर के वो निकल जाता है ये रेखा, यानी भारत के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि ये कितना डिग्री पर गुजरती है, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांशीय, और भारत की लगभग मध्य भाग से गुजरती है, और देश को ये लगभग 2 यानी कि समान भागों में बांट देती है। यानी हमारे देश को जो ये एक काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, ठीक है, इसमें जितना भी अक्षांश जो रेखा है, देशांतर रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, ये सब ग्लोब पर काल्पनिक रेखा है। वास्तव में धरती पे ऐसा कोई रेखा थोड़ी ना पा रहा हुआ है, तो इसको हम काल्पनिक रेखा कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कर्क रेखा हमारे देश को 2 समान भागों में बांटता है। 2 समान भाग में यानी बांटने का मतलब यह है कि एक उत्तर भाग एक दक्षिण भाग में बांटने का काम यही कर्क रेखा करता है। ये चीज है जो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है, ठीक है, 8 राज्य से होते हुए ये कर्क रेखा गुजरता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे भारत का सबसे उत्तरी भाग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी भाग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर लद्दाख के इंदिरा कौल। देखिए लद्दाख जो है ना, ये वर्तमान समय में इसको लद्दाख बोला जाता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले अब जो जम्मू कश्मीर का जो भाग था उसको छोटा कर दिया गया है और लद्दाख का एरिया बड़ा कर दिया गया है हमारे भारत में। तो इस वजह से अब लद्दाख वाला एरिया में ये पड़ता है इंदिरा कौल, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन अगर था में रहेगा तो आपको जम्मू कश्मीर में टिक मारना होगा। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये लद्दाख में जगह पड़ता है। तो इसीलिए सबसे भारत का जो उत्तरी छोर है, जो हम लोग आगे के नक्शा से देख लेते हैं, यहां पे देखिए, यानी सबसे उत्तरी छोर यहां, ठीक है, जहां हम गोल हाईलाइट कर रहे हैं, 37 डिग्री 6 मिनट, ये लद्दाख में जगह पड़ता है अभी वर्तमान में, और इसको इंदिरा कौल कहा जाता है। सबसे उत्तरी छोर क्या है? इंदिरा कौल। तो ये चीज है, यानी सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कौल जो कितना डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, सबसे उत्तरी भाग में स्थित है इंदिरा कौल। याद रखना है आपको, इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट में अंतर है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी भाग में स्थित है और इंदिरा कौल सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। और जबकि मुख भूमि का मतलब है कि भूमि बाय भूमि देखा जाए, यानी भूमि में ही देखा जाए, स्थल में ही देखा जाए, जल में नहीं, द्वीप में नहीं, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पे है हमारे भारत में, कितना डिग्री पर स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पे यानी कि स्थित है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी यानी दक्षिणी छोर पर स्थित है, जो कितना डिग्री पे है? 8 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी भाग हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट, जो लद्दाख के इंदिरा कौल में स्थित है, और सबसे दक्षिणी भाग हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट, जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी यानी जगह पे स्थित है, ठीक है, सबसे यानी दक्षिणी छोर माना जाता है। आगे हम लोग अब पूर्वी और पश्चिमी देखेंगे। तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुजरात के कच्छ जिला में गुहर मोती, ठीक है, याद रखिएगा, गुहर मोती पश्चिमी छोर पर स्थित है। जबकि सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अरुणाचल प्रदेश के यानी ओंजो जिला में किबिथु नाम के यानी पूर्वी छोर पर यह स्थित है, ठीक है, किबिथु याद रखना है आपको। यानी भारत का सबसे पश्चिमी भाग जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे गुजरात के कच्छ जिला में यानी कि गुहर मोती नाम के स्थान पे पश्चिमी छोर पड़ता है, ठीक है, सबसे पश्चिमी छोर भारत का, यानी ये पश्चिमी छोर, यानी आगे के नक्शा में हम लोग ये चीज देखेंगे, पश्चिमी छोर यहां जो 68 डिग्री 7 मिनट दर्शाया गया है, ठीक है, यहां मैं हाईलाइट कर दे रहे हैं आपको। और सबसे जो यानी पूर्वी छोर जो 97 डिग्री 25 मिनट दिखा गया, सबसे पूरब में देखिए जो हम हाईलाइट कर रहे हैं यहां पे, तो ये पश्चिमी सबसे पूर्वी छोर पे कौन है? तो किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश के यानी अरुणाचल प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है, ठीक है, यहां पे जिसका नाम है हम लोग देखेंगे यहां पे अंजो नाम के जिला, यानी वहीं पे किबिथु नाम के यानी एक जगह है उस सबसे पूर्वी छोर पे, यानी वहीं पड़ता है भारत का, ठीक है, जो कितना डिग्री पे स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। इस प्रकार भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार में लगभग 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है, और भारत के पूर्वी और पश्चिमी विस्तार को देखा जाए
ठीक है। तो इसमें भी 30 डिग्री का यानी देशांतर का क्या है, अंतर है। यानी आप 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश को घटाइए, कितना वैल्यू आएगा, लगभग में आपका आएगा 30 डिग्री के आसपास यानी वैल्यू आएगा। इसको लगभग में माना गया है, यानी कुछ कम बेस भी हो सकता है। तो यानी उत्तर विस्तार और दक्षिण विस्तार का जो डिग्री में वैल्यू है उसको अगर घटाव किया जाएगा तो अंतर कितना का आएगा, 30 डिग्री का। और पश्चिम और पूर्वी विस्तार जो है, विस्तार का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, चौड़ाई, यानी भारत कितना चौड़ाई में फैला हुआ है, तो ये चीज है। तो इसका भी अंतर निकाला जाएगा तो ये भी आपका 30 डिग्री आएगा। तो ये चीज है। आगे के नक्शा से भी हम लोग अच्छे से उसको समझने के प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे विस्तार, यानी भारत का फैलाव जो है, विस्तार जो है, यानी कहां तक है, ये चीज अब हम लोग देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत एक विशाल देश है और इसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार यानी चौड़ाई जिसे हम कहते हैं, ये विस्तार यानी चौड़ाई को देखा जाए पश्चिमी और पूर्वी, तो उत्तर से मध्य की ओर यानी उत्तर दिशा, जम्मू कश्मीर से अगर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करेगा दिल्ली की तरफ, हरियाणा पंजाब की तरफ या मध्य प्रदेश की तरफ, यानी कि भारत के बीच में कोई आना चाहेगा उत्तर दिशा से, तो क्या होगा कि उसको ना फैलाव नजर आएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप बीच वाला भाग को देखिए कितना फैला हुआ है, यहां गुजरात है, यहां अरुणाचल प्रदेश है, तो बीच के भाग धीरे 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 फैलेगा, यानी चौड़ाई बढ़ेगा। और फिर मध्य से, यानी मध्य का मतलब है कि बीच से जब दक्षिण की ओर आएगा तब चौड़ाई धीरे धीरे घटेगा। तो यानी भारत का ऊपर चौड़ाई थोड़ा कम है, नीचे भी चौड़ाई कम है, और भारत के बीच में चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। तो क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से तो भारत एक विशाल देश माना जाता है। और पूर्वी और पश्चिमी, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी चौड़ाई देखा जाए तो सबसे ज्यादा है भारत का, यानी पूरब से पश्चिम का चौड़ाई जो है सबसे ज्यादा है। यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का चौड़ाई को लिया जाए जो बहुत ज्यादा है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जब बढ़ने पर जब हम लोग आते हैं तो धीरे धीरे इसका चौड़ाई क्या है, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ घट जाता है। तो ये चीज है। अब हम लोग देखेंगे लगभग 22 डिग्री उत्तर अक्षांश, ठीक है, लगभग 22 डिग्री उत्तर अक्षांश, जो तो लगभग 22 डिग्री यानी उत्तर अक्षांश, यानी मध्य भारत के आसपास का अगर दूरी देखा जाए, चौड़ाई यानी, तो इसका सबसे अधिकतम पूर्वी पश्चिमी चौड़ाई जो है, विस्तार, यह है आपका 2933 किलोमीटर। यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का जो चौड़ाई है, यानी बीच में, भारत तो बीच में ही सबसे ज्यादा चौड़ा है, तो ये चौड़ाई कितना है, 2933 किलोमीटर चौड़ा है। और डिग्री में बात किया जाए, अक्षांशीय डिग्री, तो कितना डिग्री है, 22 डिग्री पर यह स्थित है। और भारत का दक्षिणी छोर, दक्षिणी छोर का मतलब है कि भारत के नीचे वाला जो एरिया है, ये आप देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट जहां लिखा हुआ है, तो दक्षिणी छोर, तो दक्षिणी छोर पे भारत ना नुकीले स्थान यानी स्थल भाग यानी बनाता है, जिसको हम लोग अंतरिप कहते हैं। नुकीले यानी स्थल भाग को हम लोग अंतरिप कहते हैं, जो इसके रूप में समाप्त होता है। भारत यानी दक्षिण छोर पे जो समाप्त होता है वो एक नुकीले भाग में समाप्त होता है, इसीलिए नुकीला भाग को कथी कहते हैं, नुकीला छोर को क्या कहते हैं, अंतरिप कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो भारत दक्षिणी छोर पे नुकीले स्थल भाग यानी अंतरिप पे समाप्त होता है, और जहां बंगाल की खाड़ी, उस अंतरिप पे बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी एक सागर ही है, और ये बंगाल की खाड़ी की पानी, अरब सागर का पानी और हिंद महासागर का जो पानी है, ये सभी का संगम यहीं पे होता है। कहां पे संगम होता है, तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर यानी नुकीले वाला जो यानी स्थल भाग है, जिसको हम अंतरिप कहते हैं, यहीं पे तीनों सागर का पानी यानी यहां पर आकर के मिलता है। संगम का मतलब होता है मिलना, ठीक है। और अंतरिप का मतलब क्या है ये समझते हैं। अंतरिप वह नुकीला स्थल भाग होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा रहता है, तो वैसा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिप कहते हैं। और इस दक्षिणी अंतरिप को यानी कुमारी अंतरिप भी कहा जाता है, इसीलिए इसका फिर बाद में नाम पड़ा है कन्याकुमारी, ठीक है। तो यानी इस अंतरिप को कुमारी अंतरिप भी कहा जाता है या कन्याकुमारी अंतरिप भी कहा जाता है, तो आप दोनों याद रख सकते हैं, ठीक है। अंतरिप किसे कहते हैं, तो नुकीला भूभाग को कहते हैं, यानी नुकीला जो स्थला भाग होता है उसे हम लोग अंतरिप कहते हैं। आप इस नक्शा में देखिए, यहाँ पे जो है 8 डिग्री 4 मिनट, तो जैसे मान लीजिए कि ये समुंदर है, तो समुंदर के किनारे में जो स्थल यहाँ खत्म होता है, उसके बाद जो नुकीला भाग होगा इस प्रकार से, जैसे ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भाग है, ऐसा नुकीला भाग बाहर समुंदर में, यानी ये भारत का जो नक्शा है यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन कुछ मिट्टी जो है आगे नुकीला के रूप में आगे निकला हुआ है,
जो आप 4 डिग्री 8 डिग्री जो 4 मिनट देख रहे हैं, तो यहां पर ये चीज होगा, क्योंकि दक्षिण का लेना है ना, हम आपको समझाने के लिए बगल में यहां पे दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नुकीला जो भूमि है ना, यहां पे थोड़ा सा निकला हुआ है समुंदर में, तो चारों तरफ से पानी है, और थोड़ा सा जो द्वीप के रूप में, थोड़ा सा मिट्टी नुकीला के रूप में जो निकला हुआ है, उसी को अंतरिप कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, हम लोग देखेंगे अब इसके आगे। तो भारत के सबसे उत्तरी छोर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है, अब ये देखेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पश्चिमी और पूर्वी छोर का दूरी देख लिए हैं, जो 2933 किलोमीटर था। अब हम लोग देखेंगे भारत के सबसे उत्तरी छोर से कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी छोर तक का दूरी लगभग कितना है, तो 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये सब देखिए, हर लाइन सब्जेक्टिव बनता है, इसीलिए आप एक भी लाइन ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकते हैं, आपको समझ के पढ़ना ही होगा, ठीक है। यानी सबसे उत्तरी छोर, यानी जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर तो आप उत्तरी छोर नहीं कह सकते हैं, लद्दाख कहेंगे, तो आप लद्दाख से यानी कि इंदिरा कॉल से और कन्याकुमारी का दूरी आप नापेंगे तो 3200 यानी 14 किलोमीटर आपको पाया जाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी। और भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा जो है, भारत मुख्य भूमि, भूमि का मतलब है कि भूमि भूमि में, जैसे अपना भारत के साइड में पाकिस्तान देश है, और उधर अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया अपना भारत से सटा हुआ है, इधर चाइना का, तिब्बत का सटा हुआ है, ठीक है, उसके बाद नेपाल भूटान का सटा हुआ है, म्यांमार का सटा हुआ है, बांग्लादेश का सटा हुआ है। तो ये सब भूमि यानी कि भूमि वाला यानी कि तट रेखा बनाता है। उसका लंबाई कितना है, तो भूमि वाला जो तट रेखा है, ठीक है, यानी भूमि का यानी कि मतलब कि सीमा जो है, यानी स्थलीय जगह सीमा कहते हैं, इसका कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। यानी भारत जो है, यानी स्थलीय सीमा रेखा ज्यादा बनाता है। अब हम लोग देखेंगे समुद्री सीमा रेखा क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि की जो समुद्री तट रेखा है, समुद्री तट रेखा यानी गुजरात से शुरू होकर, यहां आप देखेंगे, यहां हाइलाइटर से जो हाईलाइट हो रहा है, ये सभी एरिया, ठीक है, ये सारे, और यहां बांग्लादेश तक यानी पश्चिम बंगाल राज्य तक ले जो अपना आता है, ये वाला एरिया समुद्र में, यानी बंगाल के खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर के तरफ जो समुद्री तट रेखा जो है, ये है 6100 यानी किलोमीटर लंबा है। यानी भारत समुद्री तट रेखा बनाता है 6100 किलोमीटर। और यदि अंडमान निकोबार को भी इसमें मिला लिया जाए और लक्षद्वीप जैसे द्वीप को भी, भारत जो समुद्र में, भारत का जो समुद्र में द्वीप सब है, इसको भी मिला लिया जाए, तब ये तटीय रेखा ना, यानी ये तटीय रेखा, समुद्री तटीय रेखा बढ़ जाता है, यानी 7516.6 किलोमीटर यानी है, यानी 7000, ठीक है, 7516.6 यानी किलोमीटर इसका दूरी होता है। अगर सिर्फ भारत के मेन, यानी हम कह सकते हैं भारत के मेन तटीय रेखा देखा जाए, सिर्फ भारत में, ठीक है, तब होगा ये 6100 किलोमीटर लंबा है। और भारत के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को यानी मिलाया जाए, लक्षद्वीप यानी द्वीप को मिलाया जाए, ये सब भारत का ही एरिया है, तब जाकर ये बढ़ करके कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तब भारत के कुल समुद्री, अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत के कुल समुद्री तट रेखा क्या है, तो 7516.6 किलोमीटर। और सिर्फ पूछता है कि समुद्री तट रेखा क्या है, सिर्फ समुद्री तट रेखा पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। और भारत के स्थलीय कुल सीमा रेखा क्या है, मतलब लंबाई क्या है कुल, तो ये है 15,200 किलोमीटर, क्योंकि भारत सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है, स्थलीय सीमा रेखा। तो ये चीज है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, आकृति और आकार, ठीक है। आकृति का मतलब होता है, देखिए, बनावट, ठीक है। आकार कैसा है, बनावट क्या है हमारे भारत का, वो देखेंगे। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां का मतलब है 7 नंबर पे आता है अपना भारत, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल स्थल का मात्र कितना भाग है, यानी 2.4% ही है। यानी परसेंटेज में बात किया जाए, पूरा दुनिया में जितना भी मिट्टी है, मिट्टी मतलब स्थल, ठीक है, तो स्थलीय हिसाब से देखा जाए परसेंटेज में, तो मात्र हमारा भारत का हिस्सा है 2.4%। लेकिन अगर देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 7वां नंबर पे आता है। क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत के यानी कि दक्षिणी भाग जो है
भारत के दक्षिणी भाग की आकृति ये त्रिभुजाकार है, भी आकार का है। इंग्लिश का जो भी आकार अक्षर होता है, भी अक्षर जो होता है, इसके आकार का है। देखिए हम लोग पिछले वाला नक्शा में ये चीज देखते हैं, जैसे यहाँ जो है गुजरात से शुरू होकर के, ठीक है, महाराष्ट्र यानी गोवा हो गया, ये वाला एरिया पूरा पूर्वी तट और पश्चिमी तट और पूर्वी तट को आप गौर से देखिए तो आपको यहाँ भी आकार मिलेगा, ठीक है, भी आकार। तो भारत नीचे जो दक्षिण में जो स्थित है ये भी आकार में स्थित है, तो यही बात वहां पे बोला गया है, ठीक है। और इसके पश्चिम और पूरब में सागर है, यानी भारत के पश्चिम में भी सागर है, पूरब में भी सागर है और दक्षिण में भी सागर है। तो इसीलिए बात लिखा गया है कि यानी पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। और भारत के दक्षिण में कैसा आकृति है, तो भी आकार का आकृति है, आकार है। और भारत का मध्य एवं उत्तरी भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है, मध्य एवं उत्तरी भाग। देखिए मध्य का मतलब है कि भारत के बीच वाला जो हम आपको बताए हैं, यानी 2933 किलोमीटर जो था, यानी पूरब से पश्चिम की लंबा चौड़ाई, तो वहां पर भारत थोड़ा चौड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए मध्य में और उत्तरी में अपेक्षाकृत यानी किससे चौड़ा है, तो यानी दक्षिण वाला भाग से चौड़ा है, जबकि सबसे उत्तरी भाग सिर के समान दिखता है। तो भारत का सबसे उत्तरी भाग सिर के समान, जैसे इंसान का सिर कैसा है, नाक कान मुंह वाला, तो वैसा हमारे भारत का भी सिर दिखता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया को अगर देखा जाए गौर से तो इंसान के सिर की तरह दिखता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि सबसे उत्तरी भाग जो है भारत का, ये सिर के समान दिखाई पड़ता है। और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से दक्षिण की ओर भारत का भूभाग धीरे धीरे संकरा होते जाता है। संकरा का मतलब होता है पतला, यानी भारत को जब हम लोग अगर नीचे अगर देखें 22 डिग्री के बाद, देखिए 22 डिग्री कहां पे भारत का आता है, तो ये वाला 22 डिग्री आप गौर से देखिए, जो कर्क रेखा जो है जो 22 डिग्री पे स्थित है, ठीक है, ये कर्क रेखा जो डॉट डॉट में यहां पे बनाया गया है, यहां है 22 डिग्री। तो ये मध्य वाला जो रेखा है, तो अगर इसके जब नीचे आया जाए और जब ऊपर जाया जाएगा तो भारत धीरे धीरे ऊपर जाने पर भी पतला हो गया है, नीचे आने पर भी क्या हो गया है, पतला हो गया है। तो ये चीज है, तो ये चीज वहां पे समझाया गया है। आगे अब हम लोग देखेंगे, तो देखिए भारत जो है यानी दक्षिण की ओर आने पर धीरे धीरे संकरा होते गया है। दक्षिण की ओर आने पर कथी होते गया, संकरा। संकरा का मतलब होता है पतला होते गया है। और इस भाग को ना प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। कारण है कि भाई तीन तरफ से हमारा जो ये भी आकार की आकृति जो भारत के नीचे दिखता है, तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो स्थल तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, ठीक है, पानी से घिरा हुआ हो, वैसा जगह को हम लोग प्रायद्वीपीय जगह कहते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत भी इस जगह को कहा जाता है, यानी दक्षिण वाला भारत को। और भारत का दक्षिण छोर जो है कन्याकुमारी अंतरिक्ष पे खत्म होता है, ठीक है, जो हम लोग पीछे भी देखे हैं ये चीज, यानी जो कन्याकुमारी भी कहलाता है या कुमारी अंतरिक्ष भी कहलाता है, जहां भूमि अंतरिक्ष भी इसको कहा जाता है, यानी भूमि अंतरिक्ष का रूप धारण करती है। अंतरिक्ष का मतलब होता है कि नुकीला भाग जो पानी चारों तरफ से घिरा हो, यानी देश जब जहां खत्म होता हो समुद्र में, लेकिन तो फिर भी कुछ मिट्टी नुकीला हो, ऐसा चाहे कुछ टापू उपुर द्वीप उप जैसा छोटा चीज हो, लेकिन देश के जस्ट सटल हो, चारों तरफ पानी हो, तो वैसा जगह को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। और भारत का प्रायद्वीपीय आकार तटीय सीमा का निर्माण करता है। ये जो भारत का प्रायद्वीपीय आकार जो भी आकार का है, यही ना तटीय सीमा का निर्माण करता है, क्योंकि इसी भी आकार के पूरब और पश्चिम में सागर है और दक्षिण में भी सागर है। तो इसीलिए यही तटीय सीमा का निर्माण करता है, जो बहुत लंबी समुद्री तट रेखा बनाता है। जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, ये समुद्र तट रेखा कितना बनाता है, तो 6100 किलोमीटर। और भारत का प्रायद्वीपीय आकार जो है हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। यानी भारत के प्रायद्वीपीय आकार जो भी आकार वाला जो है, इसका सबसे निचला बिंदु जो है कहां पे है, तो हिंद महासागर पे, यानी कि ये उत्तरी भाग पड़ता है। तो ये चीज है। देखिए इसमें कुछ कुछ बातें जो पीछे और चर्चा करने की जरूरत था, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत के नक्शा को आप गौर से देखिए, इसमें बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। और पीछे सबसे पहले हम लोग ग्लोब में भी देख लेते हैं। देखिए उसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये विषुवत रेखा जो बीच वाला जो है, ऐसे ये वाला रेखा, ये 0 डिग्री पे जो विषुवत रेखा है, तो ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, और इसी के 23.5 डिग्री ऊपर जाया जाएगा। यानी इसके आसपास में जो रेखा आता है 15 डिग्री के ऊपर यहाँ पे देखिए, और 30 डिग्री के बीच में 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और इसी विषुवत रेखा के नीचे जब आया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये कहलाता है मकर रेखा। यहाँ पे क्या कहलाता है, मकर रेखा, ठीक है। ये मकर रेखा भी जो है, ये भी 23 डिग्री और 30 मिनट पे स्थित है। तो ये चीज है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सभी चीज आपको याद रखना है।
जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जो 8 राज्य से गुजरती है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। इसमें ये एगो याम्योत्तर रेखा भी जो होता है वो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का वो बात था नहीं। जो टाइम जोन को बताता है, भारत का टाइम जोन वहीं पे सेट है, यानी पूरे भारत का जो टाइम बताता है, तो वो एक अगले टॉपिक का सवाल था। ठीक है, तो कुछ बात जो कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में छूट गया था, ये चीज आपको यहां से कवर हुआ है। और उसके आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो देखिए भारत में जो है यहाँ पे देखिए, यानी 22 डिग्री जो बताया गया है, लगभग में 22 डिग्री, यही बीचों बीच वाला जो रेखा है लगभग में 22 डिग्री, यही कर्क रेखा को लिया जाएगा तो ये है 23 डिग्री। ठीक है, और 30 मिनट, तो यहीं पे कर्क रेखा है, यानी बीचों बीच जो भारत से जाता है। ठीक है, तो ये सब बात आपको बस याद रखना है। और जो बचे हुए टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।